आज हम लोग 16 नंबर पेपर S16 सॉल्व करने जा रहे हैं। यह हमारा पेपर आप निकाल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सौरभ खरे से, और इसको सॉल्यूशन आप यूट्यूब चैनल परख कोचिंग ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं 16वां पेपर करने हाल। पहला क्वेश्चन लिखा गया है इसका, एक कंप्यूटर 30 एक जैसे कार्य को 6 घंटे में कर सकता है, उसी दर से 80 समान कार्य को 3 घंटे के अंदर में कम से कम कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म 30 आइडेंटिकल टास्क इन 6 आवर्स एट दैट रेट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट शुड बी असाइंड टू कंप्लीट 80 ऑफ द टास्क विद इन 3 आवर्स। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक कंप्यूटर 30 एक जैसे कार्य को, एक कंप्यूटर तो हम लोग जानते हैं कि M1 D1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 अपॉन W2। अगर घंटे भी दिया रहता तो यहाँ पे हम H1 कर देते, यहाँ पे क्या कर देते H2 कर देते। कह रहा एक कंप्यूटर 30 एक जैसे कार्य को 6 घंटे में कर सकता है। एक कंप्यूटर 30 एक जैसे कार्य को, कंप्यूटर कितना है, एक है, मतलब व्यक्तियों के स्थान पे क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। 30 एक जैसे कार्य को, 30 एक जैसे कार्य को W1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई है, और कह रहा है 6 घंटे में कर सकता है। तो यहाँ D1 के स्थान पे क्या मान लें हम लोग, H1। घंटे की बात हो रही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, H1। ठीक है, देखो होता क्या है फॉर्मूला में, MDH अपॉन W बराबर कॉन्स्टेंट होता है, याद रखिएगा। MDH बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसमें से जो जो चीज़ दी गई हो उसी के आधार पर हम लोग इस फॉर्मूले को बना लेते हैं। तो यहाँ H1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो D के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा था। तो कह रहा एक कंप्यूटर 30 एक जैसे कार्य को 6 घंटे में कर सकता है, उसी दर से 80 समान कार्य को 3 घंटे के अंदर कम से कम कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, हम लोगों ने कह रहा 6 घंटे में कर सकता है, तो यहाँ इंटू 6 कर सकता है। एक कंप्यूटर 6 घंटे में 30 एक जैसे कार्यों को कर सकता है, तो क्या उसी दर से 80 समान कार्य को, उसी दर से 80 समान कार्य को, 80 समान कार्य मतलब उसी प्रकार के कैसे कार्य हैं, 80 कार्य है। कह रहा 3 घंटे के अंदर खत्म करना है इसको। कितने कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, मान लो यानी कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ निकालें 6 पंचे 80 और 16 पंचे 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16/3। अगर आप देखो अगर कम से कम कितने कंप्यूटर चाहिए, तो यहाँ पे आप देखें n बराबर कुछ 5 दशमलव कुछ आएगा, 3 5 15, 5 से 1/3। क्या 5 कंप्यूटर इस काम को कर पाएंगे, काम 5 तो कर नहीं पाएंगे, कोई बचा रहेगा काम। इसलिए कम से कम कितने कंप्यूटर चाहिए हमको, 6 चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा, 6। तो याद रखिएगा ऐसे ऑप्शन में अगर 5 भी ऑप्शन हो सकता था तो वहाँ 5 ना लगा करके कुछ 6 काम करने के लिए 5 कंप्यूटर की आवश्यकता, काम करने के लिए सिर्फ 5 कंप्यूटर नहीं लगे, कम से कम कितने लगेंगे, 6 होना चाहिए, तब जाके काम हो पाएगा। 5 होंगे तो काम कुछ ना कुछ बच जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी वाला। अगला नंबर है जैसे दूसरा वाला में लिख रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा, दो संख्याओं का लासा और मासा 84 और 21 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। वो कह रहा है इसका एलसीएम जो दिया गया है, एलसीएम 84 है और एचसीएफ इसका क्या है, 21 है। और अनुपात, संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया वो 1:4 में दिया गया। अब बताइएगा इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 21 होगा। संख्या कैसी बनेंगी, इसकी जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 21 गुणा 1। इसकी संख्या क्या होगी, 21 गुणा 4, क्योंकि किसी भी संख्या में उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अंदर रहेगा, किसी भी संख्या में उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अंदर रहेगा। एलसीएम से कोई मतलब नहीं था, तो यहाँ पर एक संख्या होगी 21, एक होगी कितनी आपकी 84, एक होगी 21, एक होगी कौन सी आपकी 84। तो आंसर पूछ रहा था दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोनों में बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी दूसरे का सी, दूसरे क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना, एलसीएम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसके अंदर रहेगा। तीसरा नंबर लिख रहा है किसी श्रृंखला के प्रथम 3 पद -3, 0, 3, प्रथम 3 पद है -3, 0, 3 है, तो श्रृंखला का 10वां पद कौन सा होगा। तो वो कह रहा श्रृंखला का 10वां पद कौन सा होगा, 10th पद चाहिए, 10th वाला 10th पद कौन सा होगा। एक तो काम ऐसा कर सकते थे आप, देखो बहुत सरल क्वेश्चन था। इसका पहला पद कौन सा है आपका, 3 है, दूसरा पद कौन सा है आपका 0 है, तीसरा पद कौन सा है इसका 3 है, थर्ड पद कौन सा है इसका 3 है।
10वां पद पूछा है। यहाँ अगर दो पदों को अलग कर दो, दो पदों को अलग कर दो, दो के पद के बाद कौन सा तीसरा पद है, दो पद अलग कर दो तो कौन सा 8वां पद होगा, 8 3 कौन सा हो जाएगा 24 हो जाएगा, 8 3 कौन सा हो जाएगा 24 हो जाएगा आंसर। बात क्लियर हो पा रही कैसे? अगर दो पदों को हटा दिया जाए तो अब कितने पद बचेंगे हमारे पास, 8 बचेंगे। सब में कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बहुत आसानी से लग जाएगा। एक तरीका ऐसा हो सकता है। दूसरा लिखा गया श्रेणी से निकाल ले रहे, 10th पद है तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना हो जाएगा, फर्स्ट पद कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस n कितना है n 10 माइनस 1 डी। डिफरेंस कितने का आएगा, सब में कितने कितने का अंतर आ, 3 3 का अंतर आ रहा, क्या हो जाएगा -3 प्लस 9 3 27, 27 में 3 जाएगा कितना बचेगा 24। तो T10 nवां पद कौन सा है T10, 10वां पद जो होगा इसका कौन सा होगा 24 होगा। अब खुद समझिएगा, पहला पद अगर -3 है, दूसरा पद 0 है, तो तीसरा पद 3 है, तीसरा पद कौन सा 3 है, तो दो का 10वां पद कौन सा होगा। अगर इसको हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, दो पद अलग कर दो, कौन से बचे 8 पद बचेंगे, 3 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 24। तीसरे का हो जाएगा C। चौथा नंबर देखिएगा, अच्छा सवाल। चौथा में लिखा गया उस पिरामिड का वक्र सतही क्षेत्रफल निकालें, उस पिरामिड का वक्र सतही क्षेत्रफल निकालें जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और वह 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार क्षेत्र पर खड़ा हुआ। पिरामिड चाहिए, तो पिरामिड को देखो एक बंदाकृति दिखाते हैं आपको। पिरामिड होता ऐसा है, पिरामिड ऐसा होता है, ये है पिरामिड, ये वर्गाकार पिरामिड कह रहा है। अगर इसको हम लोग ओपन करें, इस फिगर को अगर ओपन करें तो कैसा बनता है हमारे पास, ऐसा बनता है बेटा। इस बात को याद रखेंगे तो हमेशा यह सवाल रहेगा, ऐसा बनता है खोलने के बाद। बनेगा नहीं बनेगा, जब इसको चारों को ऊपर घुमा देंगे तो ऐसा बन जाएगा आपका, चारों को ऊपर लाएंगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये आपका है वक्र सतह क्षेत्रफल, इसका ए वाला कहलाता है। इसमें 3 हाइटें होती हैं, याद रखिएगा। इसमें 3 की कितनी हाइटें होती, 3 हाइटें होती। कौन कौन सी हाइट होगी, एक आपकी ये वाली हाइट होगी जो सीधा आपको ए वाली, एक हाइट ए वाली कहलाती है, ये वाली सब हाइटें बराबर होंगी आपस में, एक हाइट ए कहलाती है। एक हाइट ए कहलाती है जो बीच वाली हाइट होती है। जैसे आपने कोई तंबू बनाया, जैसे आपने इस वाले पे तंबू बनाया, इस वाले पे तंबू बनाया, एक तो हाइट ऐसी होगी इसकी, एक हाइट कैसी होगी, ऐसी होगी। बात क्लियर हो पा रही। एक यहाँ से होगी इस कॉर्नर से, एक इस कॉर्नर से होगी, एक इस कॉर्नर से। 3 हाइटें होती हैं, इन्हीं 3 हाइटों को खेल समझना है। अगर एक हाइट जो मैन का पुल होगा, बीच का पुल ऐसे पुल होगा, यहाँ आपको रस्सी लगाना है, ये आपकी यहाँ पे पुल हो गया, ये वाला पुल हो गया। यहाँ से एक रस्सी यहाँ जाएगी, एक रस्सी यहाँ जाएगी, एक रस्सी यहाँ जाएगी, एक रस्सी यहाँ जाएगी। बात क्लियर हो पा रही। एक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई चारों आपस में बराबर होंगी। इसके बाद ये वाची बगल में जो, जैसे अपन लोग तिरपाल लगा देते हैं, कैनवास लगा देते हैं, तो बगल में वो कैनवास नीचे ढकने लगता है, तो उसके लिए क्या होगा, बगल में भी ऊंचाई लगाते हैं। तो ये आपकी एल्टीट्यूड ऊंचाई, ये वास्तविक ऊंचाई है इसकी, जो आयतन में यूज की जाती है। कौन सी ऊंचाई हो जाएगी, आयतन की वास्तविक ऊंचाई। देखो ये वाली बात कह रहे हैं, ये वाली ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई होगी, ए वाली जो ऊंचाई होगी, ए वाली इस तरीके से, ए वाली ऊंचाई होगी जो आयतन में यूज करेंगे। अगर 5 पृष्ठ की बात करें तो ए वाली ऊंचाई करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल चाहिए होता है, ए वाली ऊंचाई करेंगे। एक होता है तिर्यक कोण, इसको कहते हैं तिर्यक कोण। अब इसके नाम तो समझ लीजिए। जो सीधी ऊंचाई होती है, जो सीधी ऊंचाई होती है उसे कहते हैं शीर्ष ऊंचाई। शीर्ष ऊंचाई क्या कहते हैं, ऊंचाई, या हाइट अकेला कहते हैं हाइट। जब हाइट की बात आएगी तो आपको यही हाइट अकेला लिखना है। या शीर्ष लंब कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, शीर्ष लंब। नाम समझ लीजिए बात को। शीर्ष ऊंचाई लिखा रहेगा, हाइट या एल्टीट्यूड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, अल्टीट्यूड। दूसरा जो ए वाली ऊंचाई होगी, ए वाली, ये जो दो ए वाली ऊंचाई होगी इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, इसको क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। एक ए वाली होती है, ये वाली, इसको कहते हैं तिर्यक कोण। इसको कहते हैं तिर्यक कोण, नाम याद रखिएगा, तिर्यक कोण। स्लैंट एज, स्लैंट एज, स्लैंट एज, इसे कहते हैं तिर्यक कोण। अब समझिएगा, एक आपको हम, अगर आपको इसका बातें, इसको बहुत कम क्लियरली समझना है तो इसको आप शंकु से लीजिएगा। शंकु, शंकु में भी यही होता है। शंकु में एक हाइट होती नहीं होती है,
शंकु में एक हाइट ए होती है और एक हाइट ए होती है। आप कहेंगे सर आपने इसमें 3 हाइट कैसे आ गई? शंकु एक्चुअली गोलाकार वृत्ताकार होता है। शंकु का जो बेस होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। शंकु का बेस होगा वृत्ताकार, तो कहीं से भी देखा जाएगी तो हमेशा बराबर रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ समस्या है, यहाँ पर क्या है, ये वृत्ताकार न होकर के एक कोई पॉलीगन हो गया, जैसे मान लो वर्गाकार हो गया। वर्गाकार की वजह से यहाँ से जो रस्सी की ऊपर ऊंचाई जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, रस्सी की ऊंचाई यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, इस वाली ऊंचाई जाएगी, ये अलग होगी और ये वाली यहाँ से अलग होगी। बात समझ में आ रही बात को? ये अलग होगी, इसलिए इसमें होगी सिर्फ 2 ऊंचाई, एक होती है एल त्रियक ऊंचाई, एक होती है हाइट, एक होती है एच, इसमें एक होती है त्रियक ऊंचाई। बात क्लियर हो पा रही? इसमें तीसरी हाइट कहाँ से आती है? क्योंकि अगर कॉर्नर से मापेंगे बात अलग होगी और यहाँ से मापेंगे तो बात अलग होगी। अब क्या पूछ रहा था, याद रखिएगा, इसको कहते हैं ऊंचाई, जो आपका मेन खंभा होता है जिसपे सब कुछ टंगा होता है, उसको कहते हैं हम लोग जैसे शीर्ष ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई क्या है? ए वाली ऊंचाई, ये वाली आपकी क्या कहलाती है? त्रियक ऊंचाई। त्रियक कोण क्या है? जो एच का काम करती है वो कहते हैं त्रियक कोण। एग्जाम में क्वेश्चन मेन से पूछा गया था। अब आप इसमें क्वेश्चन लिखा गया है, बनने के बाद अगर पूरा दिखेगा ऐसा, हम लोगों ने इसको पोस्टमार्टम करके ऐसा लिखा है कि ऐसे दिखना चाहिए आपको। अब वो लिख रहा है, उस पिरामिड का वक्र सतही क्षेत्रफल निकालें जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र पर खड़ा है। अब वो कह रहा है इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है तो हाइट है, ये कितना है? इसका 40 है, ये 40 है, तो यहाँ पे आप समझिए पूरा 40 है। और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट यहाँ से वाली, ये वाली हाइट कितनी है इसकी? कह रहा है 21 मेन हाइट। और यहाँ से हमको अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है बेटा, ये वाली लाइन निकालना पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी? क्या निकालना हम लोगों को भैया? ये वाली हाइट निकालना है। अगर ये वाली हाइट निकालना तो ये वाली हाइट जो होगी, जब ऐसा होगा तो ऐसे जाएगी, तो ये वाली हाइट को ऐसा मोड़ दे रहा है, ये वाली हाइट बराबर ये वाली यही है, जो ए है वही तो ये है, इस तरीके से है। अगर ये आपकी 40 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 20। ये कितनी हो जाएगी? 20। ये 21 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 20 है, तो इसका पाइथागोरस से कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना? 441, 20 का हो जाएगा 400, 441 400 कितना? 841, 841 हो जाएगा 29 का। 20, 21 और 29 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। बात क्लियर हो पा रही होगी हमारी? हम जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से बनने का जी, अगर एक 20 है, एक 21 है, तो ये 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछ रहा है उस पिरामिड का वक्र सतही क्षेत्रफल, मतलब ए वाले क्षेत्रफल, ए वाले इन चारों का क्षेत्रफल चाहिए, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। तो इसका देखो, ए वाली हाइट हमारे पास कितनी है? ये तो पता है सबको चारों, ये कितनी है? 40 है। ए वाली कितनी निकल आई? जो हमने ए वाली निकाली है, ए वाली कितनी आ गई? 29। कितनी आ गई है? 29। अब आपको कैसे निकाल लेंगे हम लोग? तो हम लोग निकाल ले जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 40 गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ऐसे कितने हैं? 1 2 3 और 4, जितनी भुजाएं उसका गुणा कर दो, 4 हो जाएगा। 2 20, 29 दूनी 58, 29 दूनी कितना हो जाएगा? 29 दूनी 58 हो जाएगा। 580 गुणा कितना आ जाएगा? 4 4 4 8 32, 3 4 5 20, 3 2320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2320 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सिल्वर के लिए? कि आप लोग किसी के लिए, अगर आपको बताइए, अगर आयत का होता तो क्या करते हम लोग? इसको निकालते, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होता, होगा नहीं होगा? और इसका क्षेत्रफल और ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या होता आपका? बराबर होता। बात क्लियर हो पा रही है? कोई भी वो आधार गुणा ऊंचाई निकालना है, त्रिभुज बनेगा, लेकिन जो साइड होगी वो क्या होगा? त्रिभुज बनेगा। प्रिज्म में बनता है क्या? आयत। प्रिज्म बनता है आयत, और पिरामिड बनता क्या बनता है आपका? त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ऊपर जा करके क्या हो जाएगा? टकराएगा। तो 3 ऊंचाई होती है इसमें, याद रहेगा। शीर्ष ऊंचाई, शीर्ष ऊंचाई कहेगा या ऊंचाई कहेगा। दूसरी ऊंचाई कौन सी होगी? आपकी ए वाली, इसको कहते हैं त्रियक ऊंचाई। क्या कहते हैं? त्रियक ऊंचाई। इसको कहते हैं त्रियक कोण, त्रियक कोण ऊंचाई, त्रियक कोण ऊंचाई। याद रखिएगा, अभी एग्जाम में पूछा गया, त्रियक कोण पूछ दिया गया था। तो इसको यहां से निकालते, अगर इसको यहां से निकालना पड़ता तो हम लोग कैसे निकालते? यहां से ये इसको, इसका डायगोनल निकालते, फिर ए वाली भुजा निकाल पाते हम लोग। समझ पा रहे बात को? त्रियक कोण कहलाती है। नाम याद रखेंगे, सवाल आपको आते हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। पांच नंबर में कह रहा है
एक खोखला गोला जिसकी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और 648 पाई सेंटीमीटर धातु से बना है, खोखले गोले की मोटाई ज्ञात कीजिए। एक गोला है ना, एक गोला 3 डायमेंशनल, एक खोखला है, इसको कैपिटल आर मान ले रहे हैं, इसको स्मॉल आर मान ले रहे हैं, इसको कैपिटल आर मान ले रहे हैं, इसको स्मॉल आर मान ले रहे हैं। वो कह रहा है इसका बाहरी वक्र पृष्ठ है, जो बाहरी वाला वक्र पृष्ठ दिया गया, ए वाला वक्र पृष्ठ, जो बाहरी वक्र पृष्ठ दिया गया है वो कह रहा है 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। बाहरी वक्र पृष्ठ का हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, कैपिटल आर स्क्वायर और लिखेंगे हम लोग कितना 324 पाई, 324 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 8 32, 4 एकम 4, आर बराबर कितना आएगा 9। इसकी बाहर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगा 9। अब इसके बाद कह रहा है वो 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब धातु से बना है। अब धातु से बना तो इसका आयतन कैसे निकाल लेंगे, बड़े पूरे आयतन में से अंदर वाला खोखला निकाल दो, क्योंकि यहाँ तो खोखला है, यहाँ पर है आपका भारी, तो पूरे आयतन में से अगर अंदर वाला खोखला वाला निकाल देंगे, पूरे आयतन में से अगर खोखला वाला निकाल देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बड़े आयतन में से अंदर वाले आयतन को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, कह रहा कितने के बराबर कह रहा है 684 पाई से, 684 पाई। अब देखें पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से यहाँ कर दो, 4 यहाँ हो जाएगा 4 4 7 28 और 4 एकम 4 171। आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 9 का क्यू होता है आपका 9 9 81 9 729। यहाँ पे 1/3 था तो यहाँ पे 1/3, ये वाला 3 यहाँ गुणा कर देता तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 3 7 21 1 3 एकम 3 2 5। आर क्यू बराबर निकाल लें तो 729 माइनस 513 करेंगे बराबर हो जाएगा आर क्यू बराबर हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा 216, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6, आर बराबर कितना आ जाएगा 6। कैपिटल आर हमारा हो गया है 9 और स्मॉल आर हो गया हमारा 6। अब पूछा गया था इसमें खोखले गोले की मोटाई कितनी होगी, इतनी चादर मोटाई, ये वाली चादर मोटाई निकली तो मोटाई कितनी होती है, मोटाई जो होती है इसकी, अगर इसकी मोटाई निकालें हम लोग, मोटाई निकालें तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 घटा दो बस, बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो खोखले गोले की जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है ना। अगला नंबर देखिए हम लोग 6 नंबर वाला सवाल। नंबर में लिखा गया है ऊँटों के एक समूह में से 1/4 जंगल में था। ऊँटों की संख्याओं के वर्गमूल का पर्वत पर चले गए, ऊँटों की संख्याओं के वर्गमूल का दोगुना पर्वत पर चले गए और शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखा गया। ऊँटों की कुल संख्या निकालना, ऊँटों की क्या निकालना, हमको कुल संख्या निकालना। ठीक है। अगर पहले ऐसे क्वेश्चन में जब वो कहे तो ऐसे हम लोग ये नंबर सिस्टम का सवाल है तो हम लोग वाई ऑप्शन में चले जाते हैं। अगर 16 की ऑप्शन मान लें हम लोग, 16 हमारे पास ऊँट हैं तो क्या बंटवारा करना है इसमें, कह रहा है ऊँटों के एक समूह में 1/4 जंगल में था। 1/4 जंगल में तो कितने जंगल हो जाएंगे, 4। ऊँटों की संख्याओं के वर्गमूल का दोगुना पर्वत पर चलेगा। ऊँटों की संख्या का वर्गमूल कितना होगा, 4। 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8। वर्गमूल कहाँ चले गए, आपके पर्वत पर चले गए। शेष 15 वजन, अब कितने बचे, बोले 15। तो इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो ये तो 8 4 12 ज़्यादा हो गया, 16 से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन 16 नहीं हो पाएगा, ऑप्शन 16 नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन चले हम लोग 25। देखो उसने भी सभी आपके पूर्ण वर्ग संख्या दी गई हैं, इसका तो 1/4 हो ही नहीं पाएगा। ऊँटों की एक समूह में 1/4 जंगल में था, 1/4 जंगल में था तो 1/4 हो पाएगा क्या ऊँटों का, ऑप्शन 25 भी नहीं हो पाएगा, 49 भी नहीं हो पाएगा। दो ही ऑप्शन काम था, या तो 16 होगा या 36 होगा। इसका मतलब 36 आंसर सही होगा। तो 36 लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 देख लीजिए। 36 में कह रहा है कि ऊँटों की एक समूह में 1/4 जंगल में था, तो 1/4 जंगल में था तो कितने जंगल में थे, 9 हो जाएंगे जंगल में। और वर्गमूल का दोगुना पर्वत पर चले गए, वर्गमूल का दोगुना, वर्गमूल होगा 6, 6 का दोगुना 12 चले गए पर्वत में। इसके बाद उसके पास अभी 15 बचे। इन तीनों का योग क्या 36 आ रहा है, 5 2 7 9 7 16 36 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 36। आंसर क्या हो जाएगा, 36। यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल था, तो इस तरीके से आपका वहां पे लग जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर।
एक त्रिभुज का कोण 64 डिग्री है, 7 नंबर देखिएगा। एक त्रिभुज का कोण 64 डिग्री है, तो अन्य दो आंतरिक कोणों के द्विभाजक के बीच बना कोण। ये बात तो हमने बहुत बात बताई है। जैसे हमने बताया था 3 कंडीशन होती है बेटा इसमें। अगर ए, बी और सी त्रिभुज है, अगर इन बी और सी का बाह्य द्विभाजक, सॉरी अंतः द्विभाजक, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा? अगर ये कोण थीटा तो ये वाला कोण कितना होगा आपका? 90 प्लस थीटा बाई 2। अगर इंटीरियर बाइसेक्टर है, कैसे हैं? इंटीरियर बाइसेक्टर है, ये थीटा होगा तो कितना होगा? 90 प्लस थीटा बाई 2। दूसरी कंडीशन क्या बताई गई? अगर ये इसको आगे बढ़ा दिया जाए, ये अंदर वाला कोण था, ये बाहर वाला कोण होगा, इसका बाहर वाला कोण होगा, ये इसका बाहर वाला कोण होगा। अगर इसके हम बैक्टीरिया बढ़ा दें, ये आपके ए वाले कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये कोण बराबर है तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2। 90 माइनस थीटा बाई 2 मतलब बाह्य कोण बाइसेक्टर होंगे, है ना। आपके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होंगे तो 90 माइनस क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन याद रखिएगा, अगर एक कोण थीटा है, एक का अंतः है और एक का कौन सा है? बाह्य है, ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। इतनी बातें आपको याद रखना है। 3 कंडीशन सवाल बनती बनता है। पहला कंडीशन दोनों के अंतः कोण होंगे, तो अगर ये थीटा होगा तो कितना होगा? 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर ये थीटा होगा, बाह्य कोण होंगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। एक अंतः वाला होगा, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो अगर थीटा होगा तो कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज का कोण 64 है तो अन्य दो आंतरिक कोणों के द्विभाजक बताइए। तो आप बताइए आंतरिक कोणों के द्विभाजक। एक कोण 64 है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 90 प्लस 64 का आधा कितना होगा? 32, तो हो जाएगा 122। कितना हो जाएगा? 122। अच्छा सवाल था, सीजीएल बहुत पूछता है। तो हो जाएगा 7वें का बी वाला। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। 3 चीज़ तो ये देख ली गई, एक और देख लीजिएगा। अगर लंब केंद्र होता, इसका चौथा है जो पार्ट, अगर लंब केंद्र होता, ऑर्थो सेंटर बनता होगा यहाँ पे। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? जब ऊंचाइयों से बनाते हैं हम लोग। अगर वो कहेगा ये लंब केंद्र है, ये कैसा है? ऑर्थो सेंटर है। तो अगर ये थीटा होता तो ये कितना हो जाता आपका? 180 माइनस थीटा। गुड। अगर ये थीटा होता तो कितना होता? 180 माइनस थीटा। याद रखिए लंब केंद्र होगा। लंब केंद्र किससे बनता है? लंब केंद्र बनता है आपका शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दो? लंब डाल दो। शीर्ष लंब से बनता। अगर ये परिकेंद्र होता तो क्या करते हम लोग? यहाँ पे अगर जो परिकेंद्र बनता होगा, अगर ये सरकम सेंटर बनता, ये कोण अगर आपका थीटा होता तो कितना होता? 2 थीटा। तो 5 बातें इस बात की याद रखिए, सवाल आपका हो जाएगा। अगर ये आपका थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। कब होगा? जब ऑर्थो सेंटर होगा। क्या होगा? लंब केंद्र होगा। क्या होगा? ये लंब केंद्र होगा। एक लाइन का सवाल लगेगा वहाँ पे। अगर ये थीटा है तो थीटा होगा कब? जब परिकेंद्र होगा। क्या होगा? परिकेंद्र होगा। अच्छा, लंब केंद्र किससे बनता है? हमने बताया अभी हाइट से बनता है। लंब केंद्र किससे बनता है? हाइट से बनता है। और परिकेंद्र कब बनता है? परिकेंद्र की बात समझ लीजिएगा। परिकेंद्र कब बनता है? परिकेंद्र को क्या है? परिकेंद्र भी लंब केंद्र बनता है शीर्ष लंब से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शीर्ष लंब से। वो जी बनता है लंब समद्विभाजक से। अंतर क्या है भैया दोनों में? ये है शीर्ष लंब, ये क्या है? आपकी हाइट, यही कहलाती हाइट। शीर्ष लंब क्या होगा? शीर्ष से आएगा और सामने वाली भुजा पे क्या होगा? 90 डिग्री पे गिर जाएगा, तो बनेगा क्या आपका? शीर्ष लंब। और परिकेंद्र कब बनता है? लंब समद्विभाजक से। ये शीर्ष से आने की कोई गारंटी नहीं लेता है। ये क्या करेगा? दो भुजा को 2 भागों में बांटेगा, ये वाली भुजा और लंब 90 पे होगा। देखो यहाँ भी 90 पर होगा, यहाँ भी 90 पर होगा, दोनों में 90 है, इसलिए लंब लगा है। यहाँ लंब है, यहाँ लंब है, यहाँ लंब है और यहाँ लंब है, कोई समस्या नहीं है। अगर शीर्ष से गिरेगा, अगर शीर्ष से लंब आएगा तो बनेगा ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। अगर शीर्ष से बनेगा तो क्या बनेगा? लंब केंद्र। अगर वो 2 भागों में बांटता है, क्या बांटता है? 2 भागों में बांटता है, तो क्या बनेगा आपका? परिकेंद्र बनेगा। क्या बनेगा? परिकेंद्र। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र जो होंगे, केंद्रक, परिकेंद्र और ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, चारों केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र और
लंब केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, तो वहाँ पर समस्या नहीं रहेगी। बाकी विषमबाहु त्रिभुज में समस्याएं आपकी रहेंगी। तो एक और लाइन याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र, समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, जबकि समद्विबाहु त्रिभुज के, अगर समद्विबाहु त्रिभुज लिया जाए, आइसोस्केल ट्रायंगल लिया जाए, इसके चारों केंद्र एक ही रेखा पर होते हैं। कैसे होते हैं? एक ही रेखा पर होते हैं। चारों केंद्र कहाँ होते हैं? एक ही रेखा पर होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। अगर इंटरव्यू वगैरह देंगे आप वहाँ पे पीजीटी में, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू में पूछता है कि समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र कहाँ होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं, जबकि समद्विबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र एक ही रेखा पर होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही रेखा पर, एक ही ऊंचाई पर होंगे कहीं ना कहीं पर। अगला क्वेश्चन है जैसे 8 नंबर। 8 नंबर तो एक आसान सवाल है। यदि कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 295 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई धनराशि याद कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर होता है P1 + RT अपॉन 100। अगर साधारण ब्याज है तो आपका टी यहाँ रहेगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो पावर में चला जाता है। बस इतना याद रखना था। कह रहा 12% चक्रवृद्धि 295 रुपये हो जाता है अमाउंट। इसका अमाउंट हो जाता मतलब 295 हो जाता है। पी निकालना था 1 + R की वैल्यू जो दी गई है 12% और टाइम दिया गया है 2 एकम 2 1 3/2 1.5 वर्ष बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है भाई, 2 6 हो जाएगा, 2 3 6 2 50 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 295 बराबर P 50 एकम 50 और 9 59/50। 59 से कट रहा है जी 5 बार, 5 9 45, 5 बार कट जाएगा। कितना कट जाएगा? 5 बार। P बराबर हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा? 250। अगला देखिएगा 9 नंबर सवाल। 9 नंबर आपका एग्जाम में पूछा गया है। नौ नंबर में लिख रहा है यदि कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना वह 6 महीने में कमाता है। 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना वह 6 महीने में कमाता है। एक वर्ष में रुपये 6,000 रुपये की बचत करता है। उसकी मासिक आय बताइए। एक तो समस्या यहाँ पे कर दिया 6,000 रुपये वो बचाता है क्या है में एक वर्ष में, और पूछा गया उसकी मासिक आय है ना। यहाँ थोड़ा गलती हो सकती थी। वो कह रहा है कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है, तो 8 महीने का जो एक्सपेंडिचर है बराबर है 8 महीने का जो खर्च है एक्सपेंडिचर है वो 6 महीने की इनकम के बराबर है। 6 महीने की इनकम के बराबर है, इस बात को याद रखिएगा। अब एक्सपेंडिचर और इसका रेशियो निकालो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। 4 एक्सपेंडिचर = 3 इनकम। इनका अनुपातिक मान कितना हो जाएगा? तो हम निकाल सकते थे इनका कि एक्सपेंडिचर 3 है, इनकम का देखो एक्सपेंडिचर का अनुपातिक मान 3, ऐसा लिख दो एक्सपेंडिचर रेस टू इनकम कितना आ जाएगा? 3:4 होगा नहीं होगा? एक्सपेंडिचर अनुपात इनकम कितना हो जाएगा? 3:1 मतलब 3 कमाता है, 3 खर्च करता है और 4 कमाता है। इसकी बचत कितनी हो जाएगी? यहाँ से समझिए 4 कमाता है, इनकम कितनी करता है? 4 और खर्च कितना करता है? 3। तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी इसकी 1। रेशियो की बात चल रही है सब, अभी रेशियो की बात चल रही है। रेशियो सेविंग कितनी हो जाएगी? 1 की हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है 1 का मतलब 6,000 है, 1 का मतलब 6,000 है भैया। ठीक है 6,000 रुपये है, यही तो सेविंग कर रहा है। 1 का मतलब 6,000 है, तो पूछ रहा है औसत मासिक आय। तो भैया इसकी मासिक आय अगर 1 का मतलब 6,000 और 4 का मतलब कितना होगा? 24,000 हो जाएगा। 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 24,000 आ जाएगा। 24,000 रुपये, बस याद रखिए ये वर्ष वाला था, ये वर्ष वाला होगा। 24,000 रुपये वो 1 वर्ष में क्या करता है? कमाता है। वो 24,000 रुपये वो 1 वर्ष में कमाता है। अगर 24,000 रुपये 1 वर्ष में कमाएगा तो महीने में कितना कमाएगा? 24,000/12। यही गलती हो सकती थी बस एग्जाम में। बाकी सवाल सरल था। कितना हो जाएगा? 2,000। बात क्लियर हो पा रही? कभी भी ऐसा सवाल आया 8 का एक्सपेंडिचर बराबर से 6 की इनकम, हमने यहाँ पर रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकाला, कमाता 4 है, खर्च करता 3 है, बचाता कितना? 1 है। 1 की वैल्यू 6,000 रुपये प्रति वर्ष दी गई है। ठीक है, तो 1 का मतलब 4, 1 का मतलब 6, तो 4 का मतलब 24,000 एक प्रति वर्ष आएगा। उसने औसत मासिक पूछ लिया गया। मासिक के लिए 12 का महीने भाग देना चाहिए था। कई लोग का 24,000 आने का छोड़ देता आदमी। हो जाएगा 9 का हो जाएगा आंसर आपका बी वाला। अगला सवाल देखें हम लोग 10 नंबर। अगला नंबर देखें हम लोग 10।
10 नंबर कह रहा है एक घनाभ के आयाम 18, 12 और 9 सेंटीमीटर। आयाम मतलब भुजाएं, आयाम मतलब होता है भुजाएं। और इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बड़ा सा घन है वो कह रहा है, ऐसे करके घन है। इसकी जो भुजाएं दी गई हैं 18, 12 और 9, इसको पिघला करके छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, ऐसे करके ये भुजा वाले मान ले रहे हैं। कितने बार कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। ऐसे कितने घन बनाए जा रहे हैं, n घन बनाए जा रहे हैं, इंटू n कर दो बस। इसका आयतन बराबर n घनों का आयतन हो जाएगा बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर इसका हो जाएगा 3 का क्यों 3 गुणा 3 गुणा 3 इंटू कितना हो जाएगा n। खत्म सवाल। 3 6 18, 3 4 और 3 53। तो n का मान हो जाएगा 4 3 12 6 72। कितने बनाए जाएंगे, छोटे छोटे 72 घन बनाए जाएंगे। 11 नंबर देखिएगा सवाल। नंबर सवाल लिखा गया है 15 मीटर एक चिकने खंभे पर एक बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 15 मीटर एक चिकने खंभे पर, देखो 15 मीटर एक चिकना खंभा है, पहले मिनट में फर्स्ट मिनट में क्या करता है वो 5 मीटर चढ़ता है। 5 मीटर चढ़ा तो सेकंड मिनट में क्या कर रहा है वो, सेकंड मिनट में कह रहा है 3 मीटर फिसल जाता, 3 मीटर फिसल जाता, 3 मीटर फिसल जाता है। भैया कुल 2 मिनट में क्या काम हुआ, 2 मिनट में कितना काम हुआ, 2 मीटर का। 2 मिनट में कितना मीटर काम होगा 2। 5 चढ़ा था 3 उतरा, कितना होगा 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। 2 मिनट में कितना चढ़ा 2 मीटर चढ़ा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं बस खंबे के शीर्ष पर पहुंचे। 15 मीटर खंबा था, मीटर कितना था 15 था। अब बात याद रखिएगा इसमें है क्या, इस कॉन्सेप्ट में कि जब यहाँ पे पहुंचेगा, जब वो 10 तक पहुंचेगा तो इसी रेशियो से चलेगा, लेकिन 10 के बाद जब वो छलांग लगाएगा ना सीधे 15 पहुंचेगा, फिर वो नीचे नहीं उतरेगा। वो क्या करेगा 10 के बाद वो छलांग लगाएगा सीधे ऊपर पहुंचेगा, फिर वो नीचे नहीं उतरेगा। तो इस बात को याद रखिएगा हमेशा, चाहे पाइप टंकी वाला सवाल हो चाहे बंदर वाला सवाल हो। तो इसको 2 प्रकार से विद साइकिल और विदाउट साइकिल सॉल्व करते हैं। पहले अगर 15 मीटर था, सॉरी पूरे खंबे की लंबाई कितनी 15 मीटर, तो पहला वाला 5 छोड़ देंगे, पहला वाला 5 छोड़ दो 5 मीटर को, यहाँ बचेगा कितना 10 मीटर। 10 मीटर चढ़ेगा विद साइकिल के, ऐसे चलेगा फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा, और 5 मीटर एक डायरेक्ट छलांग में जाएगा। इस 10 मीटर को कितना टाइम लग जाएगा, अगर 2 मिनट में अगर 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है, कितना चढ़ रहा है 2 मीटर, तो 10 मीटर कितने चढ़ेगा भैया 10 मीटर चढ़ाना है। 10 मीटर कितना 2 गुणा 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 गुणा 5 कर दो, कितना आएगा 2 पंचे 10 मिनट में। 10 मिनट में यहाँ 10 मीटर चढ़ने में 10 मिनट लगेगा, और ये वाले 5 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा 1 मिनट। सीधा यहाँ पे था छलांग लगाया यहाँ पहुँच गया, तो कितना हो जाएगा, इसको चढ़ने में कितना लगेगा 1 मिनट। तो पूरे खंबे को चढ़ने में उसको कुल कितना समय लगेगा 10 और 1 11 मिनट। कितना लगेगा 10 और 1 11 मिनट। 10 और 1 कितना मिनट हो जाएगा 11 मिनट। इम्पोर्टेंट सवाल है, पाइप टंकी में से सवाल पूछा गया था, है ना। तो लास्ट वाला आपको छोड़ना, इसके लास्ट वाला छोड़ करके इसके फिर बाद में क्या बनाना आपको, साइकिल बनाना है। क्या बनाना है, साइकिल बनाना है। 12वां नंबर देखिएगा, बारहवें नंबर में लिखा गया है जब चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि होती तो एक परिवार ने खपत में इस प्रकार कमी की कि पहले के खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि हुई है। कह रहा है तो यदि 30 किलोग्राम पहले खपत होती तो चीनी की मासिक खपत निकालें, ठीक है। हम लोग जानते हैं भैया मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। अगर वो कह रहा है मूल्य को हम 100 मान लें, पहले खपत बता रहा है, वो पहले वाली खपत कितनी 30 थी, खर्च कितना हो जाएगा 3000। खर्च कितना हो जाएगा 3000। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है। मूल्य 100 मान लो, खपत दी गई है 30, तो हो जाएगा 3000। कह रहा है जब चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है, जब चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में अगर 32% वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इस
चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने खपत में इस प्रकार कमी की कि पहले खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि हुई, खर्च में अब सिर्फ 10% की वृद्धि हुई। चीनी का तो मूल्य बढ़ गया लेकिन खर्च में 10% की ही वृद्धि हुई। चीनी का मूल्य बढ़ा 32% लेकिन खर्च उन्होंने क्या कर दिया 32%, 10% बताया तो 3000 का 10% कितना होगा, 1/10 300 होगा, 300 होगा कितना हो जाएगा 3300। याद क्या रखना है, 1% 1/100 होता है, याद रखिएगा हमेशा। 10% आपका 1/10 होता है और 100% 1 होता है। इन 3 बातों पे याद रखिएगा। हमने पूछा 10%, 10% 1/10 300 होगा, 300 जोड़ दो 3300 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा 3300 हो जाएगा। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ खपत रही होगी, मान लो x रहेगी, इसका गुणा बराबर इसके होगा। काटिएगा 3, 11 से कट रहा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 12 का भाग दे देंगे, 12 x बराबर हो जाएगा 300, तो x बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 किलोग्राम। पहले 30 किलोग्राम हो रही थी, अब उन्होंने क्या कर दिया 25 किलोग्राम खपत की। बस पहले 30 किलोग्राम खपत कर रहे थे, अब 25 किलोग्राम खपत कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए 13 नंबर। तेरह नंबर में लिखा गया है वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र O से, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दूरी पर 2 जीवाएं हैं। पहले AB है, AB 15 सेंटीमीटर दूर है, ये AB है, वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दूरी पर 2 जीवा हैं। अगर 15 सेंटीमीटर दूरी पर होंगे तो दूर होगी जी, है ना, ये हाँ होंगे, ये ए भी होगा क्योंकि ये दूर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो 15 है। और CD की दूरी कितनी है, CD की दूरी 7 सेंटीमीटर, ये CD है। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक देखो 7 है और पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पूरी अगर देखी जाए यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15 है, इतनी 7 है, इतनी 15 है, ये इसका केंद्र है O। इतना लिखा गया। कह रहा है ये भी जो CD है, ठीक है, क्योंकि लिखा वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर दूर है AB, 15 सेंटीमीटर दूर है AB, इतनी दूर है, और इसके बाद क्या है CD रिस्पेक्टिवली लगा है, क्रमशः लगा है। आगे लिख रहा है यदि AB की लंबाई 40 है, अगर AB की लंबाई 40 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। अगर AB 40 है तो इसने मान लो इसको M मान ले रहा है, इसको N मान ले रहा है, तो AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। इस वाले त्रिभुज में आप त्रिप्लेट लगा दो, इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज, ये आपकी त्रिज्या काम करेगी नहीं करेगी। अगर ये 15 है, ये 20 है, अगर ये 15 है, ये 20 है, तो ये वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर ये 15 है, ये 20 है, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 225 625, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 25 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। अब अगर हम बात करें, हम ब्लैक कलर से बात करें, अब वो पूछा CD की लंबाई, अगर इसकी त्रिज्या 25 है तो ये वाला काम भी आपका 25 होगा, ये वाला भी कितना होगा 25, ये भी त्रिज्या है तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 25। ये 7 है, ये कितना है आपका 7 है, तो इसकी लंबाई निकाल सकते नहीं, निकाल सकते हैं हम लोग, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो 25 7 का त्रिभुज, देखो 25 का त्रिभुज याद करिएगा, 25 का त्रिभुज क्या होगा, 25 अगर किसी का कर्ण होता है, 25 कर्ण होता है तो एक होता है आपका 20, एक होता है 15। अगर 25 किसी का कर्ण है तो एक होता है 7, एक होता है 24, एक होता है 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रापेजियम में भी इसको लगाना है। 25 के 2 त्रिप्लेट बनते हैं, ट्रापेजियम में कई बार क्वेश्चन आएगा आपका हाइट निकालने के लिए। तो 25 अगर आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो 20 और 15, 25 अगर हाइपोटेनस 7 और 24। देखो यहाँ 25 था, यहाँ 25 था, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 से 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से C की वैल्यू 24 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 24। पूछा गया CD की वैल्यू, तो CD की वैल्यू होगा 2 बड़ा 24, कितना होगा 2 बड़ा 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 48 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर। में लिखा गया है
निम्नलिखित प्रश्न में की जगह क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक सवाल लिखा गया, जैसे आपको ना लिख रहा हो 15 गुणा 2 प्लस 65 भाग 13 माइनस 216 भाग 18। एक कोष्टक में ऐसा लिखा गया और दूसरे कोष्टक में लिखा गया प्लस 7 गुणा 9 माइनस 90 भाग 18 ऐसा लिखा गया बराबर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को निकालना, हम लोग को क्या निकालना, क्वेश्चन मार्क को निकालना, 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले रहे, बहुत आसान था, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ 3 की पावर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30 प्लस 13 5 65 माइनस 18 एकम 18 18 दूनी 36, यहाँ हो जाएगा 9 7 63 माइनस 18 5 90। भाई बॉड मास का यूज करना है ना, बराबर हो जाएगा 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। यहाँ बचेगा आपका कितना 35 में से 12 से घटा दीजिए, 35 में से 10 जाएगा 25 और 2 जाएगा कितना बचेगा 23, 63 में से 5 जाएगा, 63 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 58 बराबर 3 की पावर क्वेश्चन है। 8 3 11 5 2 7 1 8 बराबर 3 की पावर क्वेश्चन है। 81 को लिख सकते 3 की पावर 4 बराबर। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है ना, सही आंसर। अगर आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अगला सवाल लिखिएगा 15 रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। 15 वाला क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। 15 201 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना होगा इसका 5 1 2 3 0 होगा। और कह रहा है 26 59 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा 600 होगा। इन दोनों को जोड़ना है, वो कह रहा है इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5600 की वैल्यू बता रहा है वो 7 इंटू है, 7 इंटू एक्स मान लो बस 7 8 56 800 हो जाएगा। एक्स का कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 7 8 5600 डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा बात समझिए, जातिमान और स्थानीय मान, जातिमान और स्थानीय मान, जातिमान स्थानीय मान। जातिमान कहलाता फेस वैल्यू, स्थानीय मान कहलाता है प्लेस वैल्यू। जातिमान कहलाता है आपका फेस वैल्यू, स्थानीय मान कहलाता है प्लेस वैल्यू। बात क्लियर हो पा रही। जातिमान में मतलब जिस अंक 0 का जातिमान 0, 1 का जातिमान 1, किसी भी स्थान पर, जैसे हम कहें 1 का स्थानीय मान तो 1 ही होगा, 1 का जातिमान 1 ही होगा, 5 का जातिमान 5 होगा, 2 का जातिमान 2 होगा, 0 का जातिमान 0 होगा, 1 का जातिमान 1, चाहे 1 कहीं यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कास्ट तो वही रहेगी ना, कहीं पर भी हो जातिमान क्या होगा बराबर होगा। लेकिन आप अगर इस 1 का पूछा जाए, 1 का स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 1 का स्थानीय मान कितना 1 इंटू कितने 0 1 2 3 और 4। स्थानीय मान बदलता रहता है लेकिन जातिमान वही रहता है। 0 का जातिमान हमेशा और स्थानीय मान बराबर होता है। एग्जाम पूछा गया था कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातिमान हमेशा 0 होता है, मतलब जिसका समान होता है, जिसका स्थानीय मान और जातिमान कैसा होता है हमेशा समान होता है। क्यों, अगर मान लो यहाँ 0 है, 0 का कितना करेंगे, 0 गुणा 0 करेंगे, नहीं करेंगे तो 0 आ जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। और आपका इसका 0 स्थानीय मान भी 0 आएगा और जाति मान भी 0 आएगा। तो पूछा था किस अंक का स्थानीय मान और जाति मान हमेशा बराबर रहता है, वो संख्या होगी कितना 0। अगला देखें, अगला क्वेश्चन लिखा गया है 16 नंबर से। नीचे दिए गए दंड आरेख में 2016-17 में विश्व के लोकप्रिय स्थानों को उत्तर राजस्व का मिलियन दर्शाया गया है। तो 16 नंबर 16 17 18 आप लगा लीजिएगा, अब आंसर आप बता दे रहे हैं। 16 का आएगा बी फॉर बॉय 3:5, 17 का आएगा डी 95% और 18 का आएगा ए क्रेट। ठीक है, 19 वाला सवाल समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे लगाएंगे।
19 वाला। वो कह रहा है 1 से लेकर 1000 तक लिखने पर, 1 से लेकर अगर 1000 तक लिखें तो कितने जीरो आएंगे। 1 से लेकर 1000 तक लिखें तो संख्या में कितने जीरो आएंगे। पहले तो हम एक अंक की बात करते हैं। एक अंक की संख्या में, 1 डिजिट संख्या में कितने जीरो आएंगे। एक अंक की संख्या में कितने जीरो आएंगे। कोई जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं आना है। 2 अंक की संख्या में कितने जीरो आएंगे, ये बड़ा मुद्दा है। 2 अंक की संख्या में कितने जीरो आएंगे, कैसे निकालेंगे। देखो आपने अभी गुणा भाग किया, गुणा भाग से नहीं करना है, ऐसे करें। 2 अंक की संख्या ऐसी होगी, 2 अंक की संख्या ऐसी होंगी। अगर 2 अंक की संख्या होगी तो क्या यहाँ कभी जीरो आ सकता है? यहाँ जीरो कभी आ नहीं सकता। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ तो हो सकता है। यहाँ पे कितना हो सकता है, 1 से लेके कितना हो सकता है, यहाँ पे 9। यहाँ से लिख सकते हैं 9। तो यहाँ पे कितने टर्म भर सकते हैं, 1 से लेके 9 तक टर्म भर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक टर्म भर सकते हैं, जीरो अकेला भर सकते हैं। यहाँ जीरो मत लिख लेना, यहाँ पे जीरो भर सकते हैं, मतलब एक टर्म भर सकते हैं। 9 एकम 9। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि 2 अंक की जितनी संख्या होंगी, मतलब 10 से लेके 99 तक की बात हो रही है। 10 से लेके 99 तक कितने जीरो होंगे, 9। 10 से लेके 99 तक 9 होंगे। इसका तीसरे अंक की बात कर रहे हैं। अगर 3 अंक की संख्या होंगी, 3 अंक की संख्या होंगी, 3 अंक में कभी यहाँ जीरो हो सकता है, कभी यहाँ जीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जीरो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। तो पहले जीरो पे काम करना है। यहाँ जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ जीरो हो सकता है सर, ठीक है, यहाँ जीरो करेंगे। अगर यहाँ जीरो करेंगे तो इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं हम लोग, एक प्रकार से। कितने प्रकार से भर सकते हैं, एक प्रकार से। यहाँ क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके कितना भर सकते हैं, 9। तो यहाँ कितने भर जाएंगे हमारे, 9 अंक। 9 प्रकार से भर सकते हैं, 1 से लेके 9 तक। यहाँ क्या क्या भर सकते हैं, 0 से लेकर के 10 तक, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। यहाँ कितने प्रकार से भर सकते हैं, 10 प्रकार से। तो हो जाएगा कितना आपका, 10 9 90। कंडीशन हो गई है। यहाँ जीरो भर नहीं सकते हैं, यहाँ भर सकते, तो हमने देख लिया। इसके बाद 3 अंक में एक काम और करना पड़ेगा आपको। क्या करना है, यहाँ जीरो भर नहीं सकते थे, नहीं भरा, यहाँ भर सकते, यहाँ भर। अब यहाँ पे भर के देख लो। यहाँ अगर जीरो होगा तो, यहाँ जीरो होगा तो कितने प्रकार से भरेगा जी, एक प्रकार से। यहाँ जीरो होगा तो कितने प्रकार से भरेगा, एक प्रकार से। यहाँ कहाँ तक भर सकते, 1 से लेकर कहाँ तक भर सकते, 9 तक। एक कितने प्रकार से भर सकते, 9 प्रकार से। यहाँ क्या भर सकते, 1 से, यहाँ से क्या भर सकते, यहाँ जीरो भर सकते, नहीं भर सकते, 0 से लेकर 9 तक। कोई समस्या है नहीं है, काउंट हो जाएगी। यहाँ क्यों नहीं भर पा रहे, क्योंकि जीरो करेंगे 2 अंकों की संख्या बचेगी, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका 10 प्रकार से। तो कितना होगा, 10 9 90। अब जोड़ लो आप। अब आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। कितनी संख्या हो जाएंगी, ये संख्या कितनी चल रही है आपकी। तो यहाँ पे 1 से लेकर 999 तक की बात हो गई है। 1 से लेकर 999, 3 अंकों तक की बात हुई ना अभी। 1 से लेकर 999 तक कितने जीरो आएंगे, तो आपका आएगा 9 प्लस कितना आएगा, 90 प्लस 90। और भैया 1000 भी लेना है। 1000 में कितने जीरो आएंगे हमारे पास, 3। 1000 में कितने जीरो आएंगे, 3 आएंगे। 90 90 180 189 192 192 जीरो आएंगे। कितने आएंगे, 192 जीरो आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक SSC मेंस से सवाल पूछा कि 2018 में इसी टाइप का था। हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 20 नंबर। एक विचरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक क्या है। अगर तो वेरिएशन आपको कॉफिशिएंट चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कह रहा है इसका जो वितरण का माध्य है 20 है, मानक विचलन जो डेविएशन है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100%, ये इसका सूत्र होता है। इसका जो मानक विचलन है वो कितना है, 4 है। माध्य कितना है, 20 है। गुणा कितना हो जाएगा, 100। तो 20 2500 5 को 20% हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।